मैंने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर अपने पसंद के लड़के के साथ शादी की, क्योंकि मेरे माता पिता जिस लड़के के साथ मेरी शादी करना चाहते थे, मैं उस लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरी शादी उस इंसान के साथ हो जिसको कि मैं बिल्कुल भी पहचानती नहीं थी। और यह मेरी पूरी जिंदगी का सवाल था, और मैं अपनी पूरी जिंदगी एक अनजाने इंसान के साथ गुजारने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन मेरे मम्मी पापा जबरदस्ती मेरी शादी उस इंसान के साथ करवाने की जिद करने लगे। और फिर अब मैंने भी मन ही मन में यह निश्चय कर लिया था कि मैं यह शादी किसी भी कीमत में नहीं करूंगी। इसलिए शादी वाले दिन जब मैं दुल्हन बनने के लिए पार्लर गई तो मैं वहां से भाग गई, और फिर अपने उस प्रेमी के साथ मैंने शादी कर ली जिसे कि मैं दिलो जान से चाहती थी। शादी के बाद मैंने हमेशा हमेशा के लिए अपने माता पिता का घर को छोड़ दिया, क्योंकि मैं जानती थी अब मेरे माता पिता मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। इसलिए मैंने खुद ही उस घर को त्याग दिया, और फिर अपने पति के साथ दूसरे शहर आकर एक नई दुनिया बसाई, क्योंकि मेरे सास ससुर ने भी मुझे अपनाने से इनकार कर दिया था। मेरे पति बहुत ही अच्छे थे और मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। हम दोनों ने अपना एक अलग छोटा सा आशियाना बना लिया था, जिसमें कि हम दोनों बहुत ही खुशी खुशी से रह रहे थे। मेरे पति ने मुझे जिंदगी की हर खुशी दी, मेरे हर सुख सुविधा का इंतजाम किया। मैं भी उसे दिलो जान से चाहती थी और उसके साथ बहुत ही खुश थी। शादी के 2 साल बाद जब मुझे माँ बनने की खुशखबरी मिली तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुई थी। मैंने सबसे पहले खबर अपने पति को ऑफिस में कॉल करके सुनाई, तो वह भी मेरी तरह बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। आने वाले बच्चे की खबर सुनकर वह ऑफिस से छुट्टी लेकर घर आने की बात करने लगे। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि आज वह आखिरी बार घर आ रहे हैं। उसके बाद मैं कभी भी उन्हें देख ना पाऊंगी। काश मुझे पहले से पता होता तो मैं उन्हें रोक देती। वो अपने ऑफिस से खुशी खुशी घर वापस आ रहे थे कि आते वक्त रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और वो भगवान को प्यारे हो गए। वो बाइक से आ रहे थे और रास्ते में उनका जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। फिर उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही बाप के साये से दूर हो गया, और मैं भरी जवानी में न सिर्फ विधवा हो गई बल्कि इस पूरी दुनिया में अकेले रह गई। अपनों को तो मैंने पहले ही त्याग दिया था। गैरों के दर पर जाने वाला जमाना नहीं था। जवान औरत थी, क्या पता कब किसकी नजर लग जाती, समझ में नहीं आ रहा था। अब कहाँ जाऊं और किससे मदद मांगू। और फिर इस अनजान शहर में मैं अपनी छोटी बच्ची को लेकर अकेले रह भी नहीं सकती थी, क्योंकि अकेली जवान विधवा औरत सभी को नजर में खटकती है। फिर एक दिन मुझे मेरे पति की दूर की रिश्तेदार, जिसे कि मैं मासी कहती थी, वह मुझे मार्केट में मिली। उस दिन मैं मार्केट अपनी बच्ची के लिए दवाई लेने आई थी, तभी मेरी नजर उस पर पड़ी। हम दोनों में बातचीत हुई तो मुझे पता चला कि मासी भी इस दुनिया में अकेली थी। फिर मैं अपने सहारे के लिए मौसी को अपने घर पर ले आई। अब मेरी बेटी 4 महीने की हो गई थी, लेकिन साथ साथ मेरी चिंताओं में भी बढ़ोतरी हो गई थी, क्योंकि एक जवान अकेली औरत के साथ एक छोटी बच्ची भी थी, जिसके खाने पीने के साथ साथ उसकी पढ़ाई का, उसके परवरिश का बोझ भी अब मेरे नाजुक कंधों पर आ गया था। ऐसे में मेरी मासी ने मेरा साथ बहुत ही दिया। वह मेरी बेटी को घर पर संभाला करती थी और मैं बाहर निकलकर अपने लिए काम की तलाश करने लगी। फिर बहुत ही जल्द मुझे एक पास के स्कूल में टीचर की जॉब मिल गई। तनख्वाह ठीक ठाक ही थी, जिससे कि हम लोगों का गुजारा हो जा रहा था। फिर जिंदगी तैसे तैसे गुजरने लगी। मैंने अपनी बेटी का नाम माही रखा, और अब मेरी बेटी माही धीरे धीरे बड़ी होने लगी। मैंने उसका नाम भी स्कूल में लिखवा दिया। वो पढ़ाई में भी अच्छी थी, और जैसे जैसे वह जवान होती गई, हद से ज्यादा सुंदर भी होती गई। कभी कभी तो मुझे उसकी सुंदरता से बहुत ही डर लगता था, क्योंकि गरीबों के घर में सुंदरता एक अभिशाप होती है। मैंने अपनी बेटी की शिक्षा पर बहुत ही ध्यान दिया और उसकी पढ़ाई में कोई भी कमी नहीं छोड़ी, और अब मेरी बेटी ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। मेरे भी हाथ पैर अब थकने लगे थे, और अब मुझे मेरी बेटी माही की शादी की चिंता सताने लगी थी। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी जल्द से जल्द हो जाए,
क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और मुझे हर वक्त डर लगा रहता था कि कहीं मेरी बेटी के साथ किसी तरह की कोई ऊंच नीच ना हो जाए, क्योंकि बिन बाप की बच्ची पर तो सभी की नजर होती है। मैं यह भी चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी अमीर घरानों में हो जाए और उसकी बाकी की जिंदगी बहुत ही सुकून से बीते, क्योंकि मेरे घर में तो मेरी बेटी को कोई खुशियां ही नहीं मिली थी। पैसों की कमी होने के कारण मैंने बहुत ही जोर तोड़ करके अपनी बेटी की पढ़ाई पूरी करवाई थी और उसकी परवरिश की थी। मैंने अपनी बेटी माही के रिश्ते के लिए स्कूल में सबसे बोल रखा था कि कोई अच्छा रिश्ता नजर आए तो जरूर बताना। एक दिन मैं बैठी बच्चों की कॉपी चेक कर रही थी, तभी मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त स्वाति मेरे पास आई और मुझे बताने लगी उसकी बहन अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही है। घर बहुत ही अच्छा है और लड़का भी इकलौता है। मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारी बेटी का रिश्ता उस घर में हो जाए, वह वहां पर बहुत ही सुखी रहेगी। स्वाति ने बहुत ही प्यार से और विश्वास के साथ यह बात कही तो मैं भी खुश हो गई। वैसे वह मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त थी। काफी सालों से हमारा एक दूसरे के घर आना जाना भी था, इसलिए मैंने उसकी बात मानकर लड़के वालों को घर आने की दावत दे दी। उस दिन मेरे दिल को बहुत ही सुकून पहुंचा था, क्योंकि मेरी बेटी का रिश्ता जिस घर से आया था वह लोग बहुत ही पैसे वाले थे और मेरी बेटी वहां पर सुकून के साथ अपनी जिंदगी बिता सकती थी। मेरी बेटी ससुराल में रानी बनकर रहे, उसके जीवन में कोई भी गम ना हो, और मुझे क्या चाहिए। फिर कुछ दिन के बाद ही मेरी दोस्त की बहन हमारे घर रिश्ता लेकर आ गई और जब वह हमारे घर आई थी तो सामानों से लदी हुई थी। उसने मेरी बेटी को पहली नजर में ही पसंद कर लिया था। वह बहुत ही खुश नजर आ रही थी। मुझे तो सोचने का मौका भी ना दिया और मुझसे रिश्ते के लिए हाँ करवा कर ही दम लिया। मुझे भी वह लोग बहुत ही सुलझे हुए और सच्चे लगे। मैं भी अपनी बेटी की नसीब खुलती देख बहुत ही खुश थी। लड़के वालों ने जल्द से जल्द शादी करने की इच्छा जाहिर की। मुझे कोई ऐतराज नहीं था। फिर चंद मुलाकातों में मैंने लड़के को भी देख लिया। मुझे लड़का भी बहुत ही पसंद आया था और वह भी देखने में सुंदर था। परिवार भी बहुत ही छोटा था और वह एक भाई बहन ही थे। लड़के के पिता तो थे नहीं, सिर्फ माँ थी। मुझे अपने दोस्त पर पूरा विश्वास था, क्योंकि वह उसकी बहन का लड़का था। मुझे शादी करने में कोई भी परेशानी ना थी। फिर मैंने दिन रात एक करके शादी की तैयारी करना शुरू कर दी। मैं शादी में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। मैंने जितने भी पैसे जमा किए थे सारे पैसे अपनी बेटी की शादी में लगा दी। मैं सिर्फ यही चाहती थी कि मेरी बेटी के जीवन की सारी खुशियां मिले। फिर धूमधाम से शादी हो गई और आज अपनी बेटी को विदा करने के बाद मैं अपने आप को काफी हल्का महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंने अपनी जिम्मेदारी बहुत ही अच्छे से निभा लिया। लेकिन बेटी के जाने का दुख तो था, लेकिन इससे तो हर माँ को गुजरना ही पड़ता है। बेटी तो पराया धन होती है, उसे एक ना एक दिन पराया घर जाना ही पड़ता है। शादी के बाद मेरी बेटी 2-3 बार मायके आई थी तो उसके चेहरे पर अंदरूनी सच्ची खुशी चमक रही थी, जिससे मैंने अंदाजा लगाया था वो अपने घर में बहुत ही सुकून से है। मुझे इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी थी। मेरी बेटी की शादी एक अमीर घर में हुई है, सभी कुछ सही चल रहा था। लेकिन अचानक एक दिन मेरी बेटी जब मुझसे मिलने आई, उसने मुझसे जो बात कही वह सुनकर मैं काफी बेचैन हो गई। वह कहने लगी, माँ, मैं अब इस शहर में नहीं रहूंगी, बल्कि अपने सास के साथ गांव पर रहने जा रही हूँ, क्योंकि उसके पति को काम के सिलसिले में बाहर भेजा जा रहा है और अब इतने बड़े शहर में सास और वह अकेले नहीं रह सकती है, इसलिए वह लोग गांव के मकान में जाकर रहेंगे। मैं अपनी बेटी की जुदाई के बारे में सुनकर बहुत ही उदास हो गई, क्योंकि शादी के बाद भी मेरी बेटी इसी शहर में रह रही थी और जब भी उसका मन होता मुझसे मिलने के लिए चली आती थी, और जब भी कभी मुझे मौका मिलता तो मैं भी अपनी बेटी से मिल लिया करती थी। लेकिन अब वह मुझसे दूर जा रही थी। मैंने अभी तक अपनी बेटी को अपने से इतनी दूर कभी भी नहीं भेजा था, लेकिन उसके पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं दिल पर पत्थर रखकर आज उससे मिलने गई थी और वह भी मुझसे मिलकर खुशी खुशी सास के साथ गांव चली गई। मैं उसके जाने के बाद कुछ दिन तो बहुत ही उदास रही, मगर रोज मेरी बेटी माही फोन करके मुझसे बातें कर लिया करती थी
और फिर मेरी उदासी खत्म हो जाती थी। फिर एक दिन माही ने बताया कि वह पेट से है। यह सुनकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। मैं रोज फोन पर उससे बातें करके उसकी सारी खबरें लेते रहती थी, लेकिन कुछ समय बाद उसका फोन आना धीरे धीरे कम होने लगा। जब भी मैं उसे फोन करती तो हमेशा उसकी सास ही बातें करती और बताती कि उसकी तबीयत अच्छी है और अभी वह पूरी तरह से आराम कर रही है, क्योंकि उसका अभी दूसरा समय चल रहा है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू को भरपूर आराम मिले। इसलिए अभी मैं आपकी उससे बात नहीं करवा सकती हूँ। मेरी बेटी की सास यह बात मुझे इतना अपनापन से बोलती थी, मुझे उनके बोलने के अंदाज में सच्ची माँ जैसी मोहब्बत महसूस होती थी। तो मैं अपने भगवान का धन्यवाद करती, मेरी बेटी को माँ जैसी सास मिली है। लेकिन एक रात एक ऐसी खबर आई जिसने मेरी दुनिया ही उजाड़ कर रख दी। उस रात मेरी बेटी के ससुराल से फोन आया कि आपकी बेटी की अचानक तबीयत खराब होने से उसकी मौत हो गई है। और मेरे लिए यह खबर किसी तूफान से कम ना थी। इस जानलेवा खबर ने मेरी कमर को तोड़ दी थी। मैं कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं रह गई थी। मुझे कुछ होश आया तो मैं चीख मार मार कर रोने लगी थी। मेरी बेटी माही मेरी इकलौती बच्ची थी, वही तो मेरी सब कुछ थी। माही के अलावा मेरा इस दुनिया में कौन था। रोते रोते मेरी आवाज बंद होकर सूख गई थी। अब तो गले से भी आवाज नहीं निकल रही थी। मुझे तो अपनी बेटी के गांव का भी कुछ अता पता नहीं था, लेकिन किसी भी कीमत पर मुझे अब बेटी से मिलने जल्दी उसके गांव पहुंचना था। मैंने अपनी दोस्त स्वाति को कॉल किया कि मुझे अपनी बहन के गांव का एड्रेस दे दो, जिससे कि मैं आखिरी बार अपनी बेटी को देख सकूं। उसने मुझसे अपनी जान छुड़ाने वाली अंदाज में गांव का पता बताया और जल्दी से फोन बंद कर दिया। मैं तो बेटी के गम में रो रो कर बेहाल हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त जैसे तैसे खुद को संभाल कर मैं गांव पहुंची थी। मैंने फोन पर अपनी बेटी की सास से खुशामद की थी। मेरी बेटी का अंतिम संस्कार अभी ना किया जाए, मैं आखिरी बार अपनी बेटी को देखना चाहती हूँ। फिर मैं अपने बेटी के घर पहुंच गई। घर पहुंची तो पूरे घर लोगों से भरा हुआ था, लेकिन एक बात हैरान कर देने वाली थी। मेरी बेटी को उन लोगों ने अलग कमरे में एक मोटे से कंबल में लपेट कर रखा था। मैं अपनी बेटी से लिपट कर रोने लगी। पति के मरने के बाद तो मेरी बेटी ही मेरे जीने की इकलौता सहारा थी, और अब वह भी मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं दहाड़ मार मार कर रो रही थी। फिर कुछ औरत ने मुझे मेरी बेटी से अलग करवाया और कहा, अंतिम संस्कार का समय हो गया है, आप हिम्मत रखो। जो दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। मेरी बेटी का अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू होने से मैं एक तरफ निहाल सी पड़ी हुई थी। तभी मुझे पानी पिलाने के बहाने एक नौकरानी मेरे पास आई और उसने मेरे कान में कहा, आप अपनी बेटी के साथ उस कमरे में अकेले 5 मिनट तक रुके। नौकरानी की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। आखिर कुछ तो राज है मेरी बेटी की मौत का। मैंने जल्दी से खुद को संभाला और माही की सास को कहा, मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए बेटी के साथ अकेले कमरे में रहने दे। मैं कुछ समय सुकून से अपनी बेटी के साथ गुजारना चाहती हूँ। प्लीज मेरी इस विनती को मान लीजिए। पहले तो माही की सास ने कुछ देर तक मुझे देखा, फिर कुछ सोचते हुए उन्होंने मुझे मेरी बेटी कमरे में छोड़ दिया और सारी औरत को कमरे से निकल जाने को कहा। अब उस कमरे में मैं और मेरी बेटी माही थे। मैं जोर जोर से अभी भी रो रही थी। ऐसा लगता था जैसे मैं अपनी बच्ची को अपने सीने में छुपा लूं। तभी कमरे की पिछली खिड़की की तरफ से वही नौकरानी अंदर आई। मुझे भी उस नौकरानी का ही इंतजार था, क्योंकि मुझे वही बता सकती थी कि माही की मौत का आखिर में क्या राज है। मैं जल्दी से नौकरानी के पास गई और उसे कहा, प्लीज मुझे जल्दी बताओ, आखिर तुम मुझे क्या बताना चाहती हो। फिर उस नौकरानी ने मेरे कान में कहा कि तुम्हारी बेटी जिंदा है, अगर यकीन ना हो तो तुम खुद चेक करके देख सकती हो। मुझे अपने कानों पर तो विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने दोबारा माई का चेहरा देखा। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था और उसका पूरा शरीर ठंडा था। उसके जिंदा होने का तो कोई चांस ही नहीं था, लेकिन मैं नौकरानी की बात को भी झुठला नहीं सकती थी। और कोई औरत भला इस नाजुक समय पर मजाक क्यों करेगी, वह भी एक माँ के साथ। मैंने माही को दोबारा चेक किया। मैंने उसके ओठों के पास अपनी उंगली रखी और उसकी जुबान चेक किया। ऐसा लगा जैसे हल्की हल्की उसकी सांसें चल रही है। नौकरानी सही कह रही थी,
मेरी बेटी जिंदा थी, लेकिन मैं क्या करूं? जरूर यह लोग बहुत ही शातिर लोग हैं। इन्होंने मेरी बेटी को कुछ ऐसा खिला दिया है कि इसका शरीर पूरा ठंडा और नीला पड़ चुका है। लेकिन अब मैं क्या करूं? अपने बेटी को इन लोगों से कैसे बचाऊं? मेरे पास वही नौकरानी थी जो मेरी मदद कर सकती थी। मैं जल्दी से उसके पास गई, उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहा, प्लीज मेरी बेटी को बचाने में मेरी मदद करो। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। साथ ही मैंने अपनी कलाइयों में पहने हुए 2 सोने के कंगन उतारकर उस नौकरानी के हाथों में दे दिया। यह कंगन मेरे पति की निशानी थी, जो मैं हर वक्त पहने रहती थी। मैंने उससे कहा, तुम मेरी बेटी को इसी खिड़की के रास्ते ले जाओ और उसे किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दो। नौकरानी, जिसका नाम लाली था, उसने अपनी जेब से एक छोटा सा मोबाइल फोन निकाला और किसी को फोन करके उस कमरे की खिड़की के पास बुलाया। 2 मिनट के बाद ही खिड़की के नीचे 2 औरत खड़ी थी। मैंने और लाली ने माही को खिड़की से नीचे उतार दिया। वह दोनों औरत माही को लेकर चली गई और फिर माही की जगह मैं खुद लेट गई। मैं चाहती तो मैं भी यहाँ से उस नौकरानी के साथ भाग सकती थी, लेकिन मैं नहीं भागी, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी परवाह नहीं थी। मुझे सच जानना था, आखिर इन लोगों ने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। नौकरानी ने मुझे बहुत ही समझाया, आप भी यहाँ से भाग चलो, कहीं ऐसा ना हो वह लोग आपको कोई नुकसान पहुंचा दे। आपको सच्चाई जाननी है तो मैं आपको बाद में सारी सच्चाई पता करके बता दूंगी। लेकिन मैंने लाली से कहा, नहीं, मैं इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ। अभी ऐसी बातें हो ही रही थी कि बाहर दरवाजे पर खटखटाने की आवाज हुई। लाली ने मेरा चेहरा अच्छे से कफन से ढक दिया और सबसे कहा, बहुरानी की माँ बहुरानी से आखिरी बार मिलकर खिड़की के रास्ते चली गई। यह सुनकर माही की सास कहने लगी, खिड़की से क्यों, दरवाजे से भी तो जा सकती थी। तब लाली बोली, मालकिन, बहुरानी की माँ कह रही थी कि अब इस खानदान में मेरा कोई संबंध नहीं है। इन्होंने मेरी बेटी का ध्यान नहीं रखा और वह मर गई, इसलिए मैं अब इन लोगों का मुंह नहीं देखना चाहती, इसलिए मैं खिड़की से जा रही हूँ। फिर नौकरानी की बात सुनकर माही की सास मुंह बनाकर मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया और मैं कफन से लिपटी हुई उन लोगों की हर बातों को सुन रही थी। पहले तो माही की सास मेरे सामने कितना मीठा बोलती थी और अब मेरे पीछे कैसे जहर उगल रही थी। लेकिन मैं इंतजार में थी कि मुझे कुछ तो सुराग मिले। आखिर इन लोगों ने ऐसा क्यों किया? सच्चाई पता चलने के बाद मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। एक बार सिर्फ मैं इन्हें रंगे हाथे पकड़ लूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बोलने के अलावा और कुछ भी नहीं किया। फिर सभी लोग मुझे अंतिम संस्कार में लेकर चलने लगे। अब तो मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा था कि ना जाने अब मेरे साथ क्या होगा। मेरे पास तो अब कोई रास्ता भी नहीं था कि मैं अपने आप को बचा सकूं। परंतु अगर मैं ऐसे ही लेटी रही, यह लोग मुझे चिता पर रखकर मेरी चिता को आग लगा देंगे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इन लोगों से अपने आप को कैसे बचाऊं। मैं अपना दिमाग चलाने लगी, लेकिन इतनी ही देर में उन लोगों ने मुझे चिता पर लिटा दिया और फिर चिता में आग भी लगा दी। लेकिन फिर अचानक उसी वक्त जितने भी लोग मेरे अंतिम संस्कार में आए थे, सब एकदम से भाग खड़े हुए। मुझे समझ में नहीं आया यह क्या हुआ और तभी मुझे लाली ने चिता से बाहर खींच लिया। अभी सिर्फ बाहर की लकड़ी में आग लग पाई थी, इसलिए उसे आग में मैं बच गई। फिर लाली मुझे एक सुनसान जगह पर लेकर गई जहां पर कोई भी आता जाता नहीं था। मैं उस समय बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। उसने मुझे जल्दी से पानी पिलाया और कहा कि मैंने ही फोन करके किसी को कहा था कि मैंने बहुरानी की भूत को कमरे में देखा है और उनकी आत्मा कमरे में घूम रही है। फिर यही सब सुनकर वह लोग डर गए और डर के मारे भागने लगे। अब जब मैं थोड़ी नॉर्मल हुई, लाली मुझे झोपड़ी में लेकर चली आई जहां पर उसने मेरी बेटी माही को रखा था। मैं लाली के पैरों पर गिर गई। उसने आज मेरी और मेरी बेटी माही की दोनों की जान बचाई थी। मैंने लाली से कहा, लाली, तुम मुझे सारी सच्चाई बताओ, आखिर यह लोग मेरी बेटी को मारना क्यों चाहते थे। फिर लाली ने बताया कि जब से मालकिन माही बिटिया को बहू बनाकर घर पर लाई थी, तभी से मैं देख रही थी मालकिन बहुरानी को दूध में कुछ मिलाकर रोज रात में पिलाती थी। एक दिन मैंने पूछा
तो मुझे डांट दिया और कहा, मेरी बहू के होने वाले बच्चे की सेहत के लिए यह बहुत ही अच्छा पाउडर है। इसे पीने से बहू बहुत ही जल्द सेहतमंद बच्चे को जन्म देगी। मैं चुप हो गई, लेकिन धीरे धीरे बहुरानी की तबीयत खराब रहने लगी और फिर एक दिन इन्होंने अपने बच्चे को भी खो दिया। और फिर उस दिन मैं समझ गई, जरूर दाल में कुछ काला है। वह कोई ताकत का पाउडर नहीं, बल्कि कोई ऐसी दवाई है जो अंदर ही अंदर बहुरानी को नुकसान पहुंचा रही थी। जब बहुरानी ने अपना बच्चा खो दिया, तब भी मालकिन नहीं मानी और फिर उसके बाद भी बहुरानी को वह पाउडर पिलाती रही। और फिर तब मुझे समझ में आया कि मालकिन बहुरानी को जान से मारना चाहती है। इसलिए इनकी जान बचाने के लिए मैं एक जड़ी बूटी ले आई और बहुरानी को पानी में मिलाकर पिला दी। इस जड़ी बूटी को पीने से कुछ घंटों तक शरीर नीला पड़ जाता है। और फिर वही हुआ, जैसे बहुरानी वह जड़ी बूटी वाला पानी पिया, इनका शरीर नीला पड़ गया और सभी को यही लगा यह दुनिया छोड़कर चली गई। यह कहानी सुनाकर लाली चुप हो गई और मेरी हड्डी में सनसनी दौड़ गई। मेरी बेटी को उन लोगों ने क्यों दुख दिया था और यह लोग आखिर मेरी बेटी को जान से क्यों मारना चाहते थे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। 8 दिन तक लाली मेरी बेटी का इलाज करती रही, उसे जड़ी बूटी पीसकर पिलाती रही। जब माही बिल्कुल ठीक हो गई तो रात के अंधेरे में मैं उसे अपने घर ले आई थी। अभी मुझे सच्चाई जाननी थी, इसलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मेरी बेटी जिंदा है। अब मैं ठंडे दिमाग से सोच रही थी कि आगे मुझे क्या कदम उठाना चाहिए। मैंने माही से बात की। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ इतनी बड़ी साजिश हुई है। वह कितनी देर तक मेरे गले लगकर रोती रही। कहने लगी, मम्मी, मेरी सास ने तो कभी भी मेरे साथ बुरा रवैया नहीं रखा, हमेशा मुझे बेटी की तरह ही प्यार किया। लेकिन धीरे धीरे जब मेरी तबीयत खराब होने लगी और मैंने अपना बच्चा भी खो दिया, तो उस ऐसी हालत में भी मेरी सास ने मेरा बहुत ही साथ दिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस दूध को मैं ताकत के लिए पी रही थी, वही दूध मेरी जिंदगी लेने वाला था। मैं अपने पति अमित को दिलो जान से प्यार करती हूँ और वह भी मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं। और मम्मी, मुझे लगता कि अमित इस समय शामिल नहीं है। मुझे लगता है कि अमित अभी भी मुझसे प्यार करते हैं। मुझे अमित को कॉल करना चाहिए, लेकिन मैंने माही को कॉल करने से रोक दिया, क्योंकि मैं अभी पूरी तरह श्योर नहीं थी कि अमित माही से प्यार करता है भी या नहीं। इस पूरी साजिश में हो सकता था कि उसका भी हाथ हो। एक दिन जब मैं मार्केट गई तो मैंने ऐसा कुछ देखा कि मैं हैरान हो गई। मैंने वहां अमित को देखा। वह किसी लड़की के साथ हाथों में हाथ डाले घूम रहा था और उसके चेहरे पर चमक दिखाई दे रही थी। और माही के जाने के गम उसके चेहरे पे एक जरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। और अमित की यह खुशी देखकर मुझे समझते देर ना लगी कि इन सब में वह भी शामिल है। अब मैं और चुप नहीं बैठ सकती थी। मैं उन लोगों को यूं खुला नहीं छोड़ सकती थी जिन्होंने मेरी बेटी को जान से मारने की कोशिश की। मैं सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गई और सारी कहानी पुलिस को सुना दी। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और मैं पुलिस को साथ लेकर अमित के गांव पहुंच गई। पहले तो अमित की माँ पुलिस को मेरे साथ देखकर चौंक गई, लेकिन फिर जल्द ही खुद को संभाल लिया। पुलिस ने जब उनसे इस बारे में पूछा तो वह साफ साफ मुकर गई। कहने लगी कि मैं तो अपनी बहू से बहुत ही प्यार करती थी, उसकी देखभाल करती थी, उसकी मौत नेचुरल थी, हमने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। गांव वालों ने भी कहा कि हाँ, अमित का परिवार बहुत ही अच्छा परिवार है, पूरे गांव की मदद करता है और वह किसी की जान नहीं लग सकता। लेकिन पुलिस ने किसी का विश्वास नहीं किया और पूरे घर की तलाशी लेने लगे। और फिर माही की सास के कमरे में वह दवाई मिल गई जो वह माही को पिलाती थी। माही की सास वह दवाई की बोतल को फेंकना भूल गई थी और फिर पुलिस उन सब लोगों को अरेस्ट करके थाना ले गई, जहां पर पुलिस ने सबकी अच्छे से खातिरदारी की। और फिर पुलिस के सामने अमित की मां ने सारा सच उगल दिया और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार किया। उसने ही माही की और उसके बच्चे की जान ली है और यह सब उसके पुराने बदला का एक हिस्सा था। और जब उसकी माँ ने पूरी कहानी सुनाई तो मैं कांप कर रह गई और 20 साल पुराने जख्म फिर से ताजा हो गए। अमित की माँ ने बताया कि 20 साल पहले जब तुम्हारा रिश्ता मेरे भाई के साथ हुआ था
तो उस समय हम सब बहुत ही खुश थे। बहुत ही मुश्किल से हमारा भाई शादी के लिए माना था। मेरा इकलौता भाई था जिसे कि हम लोग बहुत ही प्यार करते थे। मेरा भाई राजन ने तुम्हें कहीं देख लिया था और तुम्हारे प्यार में पागल हो गया था। उसने कहा अगर शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा, नहीं तो मैं कभी नहीं करूंगा। फिर भाई के साथ तुम्हारा रिश्ता भी हो गया। भाई दिन रात तुम्हारे बारे में ही बातें करता था, लेकिन तुम भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसे इग्नोर कर देती थी। और एक दिन जब भाई ने तुम्हें अंगूठी पहनाकर तुम्हारे हाथों को चूमा तो तुमने भाई के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहा कि तुम भाई से नफरत करती हो और किसी और से प्यार करती हो और मेरे भाई से शादी नहीं करना चाहती हो। बस यही सदमा मेरे भाई को लग गई और उसने अपनी जान ले ली। यह सब देखकर मेरी माँ को भी बहुत ही जोरों का सदमा लगा और उनका हार्ट अटैक हो गया। मेरी माँ और मेरा भाई हम बहनों को छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। हमारा हंसता खेलता परिवार बिखर गया और फिर उसी दिन मैंने ये कसम खाई कि मैं अपने भाई और माँ का बदला तुमसे लेकर रहूंगी। तुमने तो भागकर अपने आशिक के साथ शादी कर लिया और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगी, लेकिन हम लोग खून का आंसू रो रहे थे। और फिर मैंने मौका मिलते ही तुम्हारे पति का एक्सीडेंट करवाया। सोचा कि दिल को सुकून मिलेगा, लेकिन उसकी मौत के बाद भी हमें सुकून नहीं मिला। हम पल पल तुम्हें मरता तड़पता देखना चाहते थे और फिर तुम्हारे पास जो इकलौती खुशी तुम्हारी बेटी थी उसे भी छीन लेना चाहते थे। इसलिए स्वाति ने तुम्हारी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवाई। फिर मैं तुम्हारे बेटे से पल पल बदला लेने लगी। माही की सास के मुंह से यह सब सुनकर मेरे आंखों से आंसू बहने लगे थे और मैं अपने पति को याद करके बिलक बिलक कर रोने लगी थी। सारी सच्चाई जानने के बाद अब मैं माही को उन लोगों के सामने लाई तो वह लोग माही को जिंदा देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने सारी कहानी पुलिस के सामने रख दी थी कि कैसे मैंने अपनी बेटी की जान बचाई। अब सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था, तो पुलिस ने उन लोगों को जेल में डाल दिया और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने लगे। फिर मैंने अमित से अपनी बेटी को तलाक करवा दिया और उसे इस बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त करवा दिया। कुछ दिनों के बाद ही उन लोगों को उनके गुनाहों की सजा मिल गई थी। मेरी बेटी उन लोगों की चुंगल से छूट गई थी, लेकिन मेरा निर्दोष पति बिना किसी दोष के इस दुनिया से चला गया था और यह दुख मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला, क्योंकि अगर मैं टूटकर बिखर जाती तो फिर माही को कौन संभालता। माही का दिल अब पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि वह अपने पति अमित से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन प्यार के बदले में उसे सिर्फ धोखा मिला था। वह हमेशा उदास उदास रहती थी और कहीं भी आना जाना नहीं चाहती थी और मैं उसे इस तरह उदास बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी। मैंने उसे बहुत ही समझाया और फिर उसकी नौकरी भी एक स्कूल में लगवा दी। धीरे धीरे वह बिजी रहने लगी और खुद को संभालने लगी। अब हम माँ बेटी की जिंदगी फिर से रूटीन पर आ गई थी। अब अक्सर मैं माही से जिद करती हूँ वह फिर से शादी कर ले, लेकिन वह शादी के लिए मानती ही नहीं है। और अब मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब मेरी बेटी मेरी बात मानकर अपना घर फिर से बसा लेगी। लेकिन इस बार मैंने सोच लिया कि भले ही लड़का अमीर ना हो, लेकिन मेरी बेटी को सच्चा प्यार करने वाला हो। आप सब लोग भी दुआ करना कि मेरी बेटी को सच्चा प्यार करने वाला पति मिले। दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा आपको हमारी कहानी कैसी लगी। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और हमेशा अपना प्यार और सपोर्ट हम पर बनाए रखिए। थैंक यू।